हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 28 फरवरी। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो देखते हैं क्या नया मुद्दा है। जैसे देखिए केरला पैराडॉक्स कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन, क्या है इसका केरला का। उसके बाद आपको देखते हैं, देखिए दूसरा मुद्दा है आपका कि केरला का विकास मॉडल। ये मैं आपको क्या लाया हूँ, आपको आपके लिए मैं जो मेंस का जो आंसर है ना, वो मैं आंसर राइटिंग लाया हूँ, ठीक है? ताकि आपको फिर से मैं 2-4 बार मैं करवा चुका हूँ, 2-4 क्लास में, 4 क्लासों में मैं एमसीक्यू के साथ-साथ आपका मेंस का भी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ताकि आपको इस तरीके से पता चल सके। और जो भी तैयारी करने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग जेपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी, प्लीज़ आप लोग आंसर राइटिंग इस तरीके से लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिए आप लोग का। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वो आपका जो लिंक है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से मैं आपको आपके लिए फिर से एक बार और मैं मॉडल आंसर लाया हूँ, ताकि आप इससे मोटिवेट होकर आप अपने तरीके से लिख सकें, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके? और फिर हम लोग एमसीक्यू करते हैं, तो ये हम लोग चलते हैं। पहले हमारा हमारा जो मुद्दा है, क्या है बोल रहा है, देखिए केरला's पैराडॉक्स कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन। क्या है, केरल की जो विशेष और विरोधाभासी स्थितियां हैं ना, वही उसे एक वैश्विक मॉडल बनने की दिशा दे सकती है। क्या है इसका जो केरला का जो पैराडॉक्स, ये हम लोग देखते हैं। क्या है विरोधाभासी? पैराडॉक्स में से होता है विरोधाभासी, ठीक है? केरला में क्या है इस पैराडॉक्स, केरला का क्या पैराडॉक्स क्या है, ठीक है? तो केरला में एक साथ कई विरोधाभासी विशेषताएं हैं। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हाई ह्यूमन आपका डेवलपमेंट है, यानी उच्च मानव विकास है, ठीक है? यानी साक्षरता दर हमारा कितना है, लगभग आपका 96% है, यानी बेहतर यहाँ का स्वास्थ्य भी है। और ये आपका 96% आपका उच्च मानव विकास है, मतलब साक्षरता दर देख रहे हैं कितना है, 96%। कम, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, पैराडॉक्स क्या है इसके साथ, क्या है, अगर ये उच्च मानव विकास है और बेहतर स्वास्थ्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम औद्योगिकरण है और सीमित भूमि है। मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, इंडस्ट्री यहाँ पे कम है और लैंड भी यहाँ पे सीमित है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास कर देता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, उच्च प्रवासी आय है, रेमिटेंस ज़्यादा है, लेकिन स्थानीय रोजगार की कमी है। मतलब जो है कि लोकल जो है ना, लोकल जॉब्स का कमी है। बाहर से लोग जाके काम करके ये आपका काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए क्या है, वहाँ पे उच्च प्रवासी आय है। ओके, तो ये पैराडॉक्स है, ठीक है? इसी को पैराडॉक्स कहा गया, विरोधाभासी। मतलब देखिए उच्च मानव विकास के साथ का क्या है, अगर उच्च मानव विकास है, लोग साक्षर है, बेहतर स्वास्थ्य है, लेकिन वहाँ क्या है, इंडस्ट्री ही नहीं है, तो साक्षरता रहने से क्या फायदा है, सीमित भूमि है। लोग अगर इतने अच्छे से किए हैं, तो भूमि भी तो होना चाहिए ना, तभी तो वो अपने इनोवेशन या आर&डी करके ये अपना करके मतलब वहाँ का एक विकसित कर सकते हैं, ठीक है? तो इनके लिए अवसर की कमी हो जाता है। अब उच्च प्रवासी आय है, लेकिन क्या है, वहाँ स्थानीय रोजगार की कमी है। देखिए कमाने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन लोकल जॉब्स की कमी है, ठीक है? थर्ड क्या बोल रहा है कि समृद्ध जैव विविधता है। वहाँ पे क्या है, समृद्ध जैव विविधता है, लेकिन क्या है, पर्यावरणीय संवेदनशीलता ज़्यादा है। मतलब क्या है, वहाँ पे फ्लड मतलब बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, लैंडस्लाइड जब बहुत ज़्यादा आता है, तो कहीं न कहीं ये विरोधाभास है। यानी ये यही विरोधाभास है, यानी केरला पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है विरोधाभास। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आप लोग समझ समझ चुके होंगे ये कि विरोधाभास क्यों है केरला में। अब यहाँ पे जो लेखक का तर्क है ना, क्या बोल रहे हैं वो लेखक, अ, ये केरल को अन्य राज्यों जैसे आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया की तरह ही हैवी इंडस्ट्रियल मॉडल अपनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि केरल जो है, केरल स्टेट जैसे आपका मुंबई, चेन्नई है ना, वो हेवी इंडस्ट्रियल मॉडल अपनाते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो केरल को क्या करना चाहिए, देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। देखिए क्या मॉडल मतलब दिया गया है, देखिए बल्कि उसे क्या अपनाना चाहिए, अपनी ह्यूमन कैपिटल जो है, उनकी जो मानव पूंजी है, और ग्लोबल डायस्पोरा है, जो मतलब आपका वैश्विक आपका प्रवासी है, और इकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, मतलब जो आपका पारिस्थितिकी मजबूती है, उनका क्या है ना, उपयोग करके इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी बनानी चाहिए, ठीक है? इनका उपयोग कीजिए और नवाचार जो है ना, अर्थव्यवस्था बनाना चाहिए, ठीक है? तो ये सुझाव दिया गया है। प्रमुख सुझाव क्या है आपका? तो देखिए, क्या है प्रमुख सुझाव? तो पहला है ऐतिहासिक वैश्वीकरण।
करण यानी अर्ली ग्लोबलाइजेशन क्या था, केरल सदियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र रहा है, ठीक है, पहले से ही बहुत सदियों से, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता यहाँ पे है, सह अस्तित्व का उदाहरण भी केरल बनता है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे सुझाव कि रेमिटेंस इकोनॉमी जो है आपका, मतलब जो है उत्प्रेषण अर्थव्यवस्था वर्सेज आपका इनोवेशन इकोनॉमी यानी नवाचार अर्थव्यवस्था क्या होता है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो खाड़ी देशों में प्रवासी, देखिए क्या है, गल्फ कंट्री में प्रवासी यहाँ पे हमारा जो देश का है, मतलब केरल के वहाँ पे ज़्यादा गया है गल्फ कंट्री में, वहाँ से क्या है आय का प्रमुख स्रोत बन जाता है खाड़ी देश, ठीक है। समस्या क्या है कि यह मॉडल अस्थाई नहीं है, मतलब सस्टेनेबल नहीं है। समाधान क्या हो सकता है, स्टार्टअप कीजिए, रिसर्च कीजिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था लाइए, तो ये करने की आवश्यकता है, ऐसा ये आपका क्या दिया गया है, आइडियाज दिया गया है, ठीक है। दूसरा थर्ड क्या बोल रहा है, केरल मॉडल को की विशेषता, केरल मॉडल की क्या विशेषता, उच्च साक्षरता है दर है, लगभग आपका 96% आपका लोग वहाँ के साक्षर हैं, ठीक है। उच्च जनसंख्या घनत्व भी है, हाई मतलब आपका पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, क्योंकि वहाँ लैंड कमी है, ठीक है, इसलिए उच्च जनसंख्या घनत्व है। बेहतर स्वास्थ्य संकेतक है वहाँ पे, अच्छी हेल्थ जो इंडिकेटर है, ठीक है। लेकिन क्या है, सीमित वहाँ भूमि है, ठीक है, भूमि है, औद्योगिकीकरण का बाधाएं हैं। तो निष्कर्ष इसका क्या निकल सकता है, हैवी इंडस्ट्री मॉडल जैसे मुंबई चेन्नई केरल के लिए उपयुक्त ये नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए आपका केरल मॉडल की ये विशेषताएं हैं, तो ये आपका इसको अलग आपका अपनाना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्या है, हेल्थ केयर और बायोटेक का अवसर है, ठीक है, क्या है हेल्थ केयर, जीन वैली बनाने का प्रस्ताव है, जीन वैली मतलब आपका वहाँ पे बनाने का प्रस्ताव है, और प्रिसिशन मेडिसिन यहाँ पे होगा संस्थान, जैसे आपका श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या है श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट, उदाहरण के लिए आइसलैंड, बायोटेक डाटा मॉडल यहाँ पे बनाया गया है आइसलैंड में, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर फिफ्थ क्या बोल रहा है, एजिंग पॉपुलेशन जो बढ़ती उम्र है यानी, तो इसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए, ठीक है। केरल भारत का सबसे तेजी से वृद्ध होता समाज है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या है ना कि अभी पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है, तो जो पहले से पॉपुलेशन थे ना, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपका फर्टिलिटी रेट वहाँ पे आपका कम है, तो क्या होगा कि वहाँ के लोग जल्दी से आपका बूढ़े होंगे, वृद्ध होंगे, तो यही बोल रहा है केरल केरल भारत का सबसे तेजी से वृद्ध होता समाज है। तो समाधान क्या होना चाहिए, जापान का मॉडल जो अपनाया है कि रिटायरमेंट विलेजेस बनाने की आवश्यकता है, ग्लोबल सीनियर केयर हब बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, तो ये समाधान इसका बन सकता है, ठीक है। सिक्स्थ क्या बोल रहा है कि आयुर्वेदा और मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, क्या बोल रहा है, आयुर्वेदा को वेलनेस से ट्रीटमेंट बनाना है, ठीक है, वेलनेस से क्या करना है, औपचारिक उपचार बनाना है, ठीक है। उदाहरण क्या है कि चीन ने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को वैश्विक बनाया है, तो इसी तरीके से केरल को भी आपका मेडिसिन को वैश्विक बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। और सेवंथ क्या बोल रहा है, कृषि और जैव विविधता, क्या है कृषि और जैव विविधता, केरल जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में गिनती जाता है, समाधान क्या होना चाहिए, डच मॉडल, जो डच मॉडल था ना कि हाईटेक फार्मिंग, ठीक है, हाईटेक फार्मिंग का उपयोग करना चाहिए। आपका पोकली राइस, ठीक है, पोकली राइस एक सेलेनाइड रेजिस्टेंट आपका ये राइस है, ठीक है, पोकली, ये आप याद रखिएगा, पोकली ऐसे लिख के आपको दे सकता है, पोकली क्या है, तो पोकली एक राइस है, ठीक है, राइस है जो सेलेनी मतलब ये क्या है, लवणता रेजिस्टेंट ये राइस है, ठीक है, तो ये आप याद रखना चाहिए, आपको याद रखिएगा। और एट में क्या आइडियाज दिया गया है कि ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्र आधारित अवसर बहुत ज़्यादा है केरल में, मछली पालन पे ध्यान देना चाहिए, मैरिन बायोटेक पे ध्यान देना, देखिए एक बिंझिम आपका इंटरनेशनल सी पोर्ट को भी क्या है लॉजिस्टिक हब बनाने की यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि जो बिंझिम इंटरनेशनल सी पोर्ट है ना, उसको लॉजिस्टिक हब बनाने की जरूरत है, ठीक है। अब नाइन्थ क्या कर रहा है हमारा, नाइन्थ नंबर अगला जो है हमारा क्या कर रहा है कि स्पेस एंड हाईटेक इकोनॉमी पे भी जोर देना चाहिए, संस्थान क्या है, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सबको क्या है ना स्पेस कोस्ट बनाने का सुझाव यहाँ पे दिया गया है राइटर के थ्रू, ये भी आप याद रखिएगा। 10वां क्या है आपका, 10th क्या है,
फिनटेक एंड आर्बिट्रेशन हब बनाने की ज़रूरत है। जैसे आपका दुबई जैसे मॉडल जो है DIFC और ग्लोबल फिनटेक सेंटर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है केरल को। तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। और आपका 11th में क्या बोला गया है कि क्रिएटिव इकोनॉमिक एंड टूरिज्म बनाने की आवश्यकता है। कैसे? जैसे फ़िल्म हो गया, VFX हो गया, गेमिंग इंडस्ट्री हो गया, हेरिटेज लग्ज़री हो गया, अ, अरना मुल्ला कनाडी और कशपा सारी ये जो है ना आपका कहीं न कहीं ये टूरिज़्म को आपका या क्रिएटिव इकोनॉमी को ये कहीं न कहीं दर्शाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और आपका इससे क्या होगा कि वैल्यू एडिशन प्लस ब्रांडिंग भी ये केरल का बन सकता है, ठीक है? तो इसको बनाने की आवश्यकता है। 12th क्या बोल रहा है? क्लाइमेट रेजिलियंस एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जैसे केरल फ्लड प्रोन ज़ोन है, ठीक है? अवसर क्या है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक एक्सपोर्ट यहाँ पे करने की आवश्यकता है, ठीक है? अब हमारा आलोचनात्मक विश्लेषण क्या कह रहा है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, तो यूनिक डेवलपमेंट पाथ है ये, ठीक है? सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ग्रोथ भी होगा और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी इससे बढ़ते नज़र आ रहा है, ठीक है? चुनौतियाँ भी है, देखिए वित्तीय निर्भरता यानी रेमिटेंस पर ही है, केवल वित्तीय निर्भरता कहाँ पे है? रेमिटेंस पे है। तो ये कहीं न कहीं ये चुनौती बन सकता है। भूमि और पर्यावरणीय सीमाएँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि लैंड सीमित है और पर्यावरणीय सीमाएँ ये है कि फ्लड आ रहा है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है? और पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी का जो एग्जीक्यूशन है, वो कहीं न कहीं क्रियान्वयन की जटिलता बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये चुनौती बन के उभर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे लिए जो हम लोग तो पूरे तरीके से मुद्दा पढ़ लिए। अब यहाँ पे आप लोग के लिए मैं पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि आपके लिए एक आंसर क्वेश्चन आंसर मॉडल भी रखा हूँ, ठीक है? जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, केरल का विकास मॉडल विरोधाभासी होते हुए भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान बना सकता है, ठीक है? ये कथन है, क्या बोल दिया है? क्या बोला गया है कि केरल का विकास मॉडल जो है विरोधाभासी है, ठीक है? लेकिन होते हुए भी क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान अपना बना सकता है। कैसे? इस कथन के संदर्भ में केरल की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। क्या मस्त क्वेश्चन्स है यार! आपको मैं कितने अच्छे से मैं बता दिया हूँ, ये आप आराम से लिख सकते हैं 250 शब्दों में, ठीक है? तो इसका जो क्वेश्चन्स आंसर देखते हैं। आंसर से पहले आपको चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी चैनल है, ठीक है? यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाके उसको आप जाके जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? हमारे जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए एक मतलब वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे। उनके लिए क्या है, 4 फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है, ठीक है? हमारे ऐप पे 4 फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है, ठीक है? फाउंडेशन कोर्स है। वो कौन-सा फाउंडेशन कोर्स है? तो पहला कोर्स जो होगा आपका यूपीएससी यूपीएससी, ठीक है? सीएसई 2027-28 वाले बच्चों के लिए लाया जा रहा है और प्री प्लस मेंस, ठीक है? दूसरा क्या है आपका 14वीं जेपीएससी, ठीक है? 14वीं जेपीएससी, ठीक है? उसके लिए प्री प्लस मेंस लाया जा रहा है, ठीक है? देखिए प्री प्लस मेंस का मतलब है ना, प्री आपका डेट बहुत बढ़ गया है, ठीक है? अप्रैल में हो गया है, ठीक है? इसलिए मैं प्री भी इस बार कंबाइन कर दिया हूँ, ठीक है? थर्ड है क्या आपका जो 72वीं बीपीएससी है आपका 72वीं बीपीएससी है, उसकी प्री प्लस मेंस आएगा, ठीक है? प्री प्लस मेंस आएगा, ओके? और फोर्थ जो रहेगा आपकी मांग रहेगा, क्या आपकी डिमांड है, ठीक है? डिमांड क्या है आपकी, इस पर निर्भर करता है किस चीज़ का डिमांड, आप जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहेगा वो आपको वो कोर्स लाया जाएगा। और जो भी हमारे जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब चैनल का, उनको ये इन ऐप्स पे हमारा जो ऐप्स होगा उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? आप अपने फीडबैक रखिएगा, ठीक है? तो चलते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टा आईडी का जो है इंस्टाग्राम का
लिंक भी वहाँ पे दिया रहता है, प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ जुड़िएगा, ताकि आपके जो है इन्फॉर्मेशन हमारे तक रहे, तभी तो मैं आपको शामिल कर सकूँगा ये फाउंडेशन कोर्स में। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, चलते हैं यहाँ पे आंसर पे। क्या है मॉडल आंसर जो हम लोग क्वेश्चन से देखे हैं? देखिए क्या है, केरल का विकास मॉडल एक विशिष्ट पैराडॉक्स प्रस्तुत करता है। कैसे? जहाँ उच्च मानव विकास सूचकांक है, मतलब साक्षरता दर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, दर अच्छा है, के साथ सीमित औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसर मौजूद है। ठीक है, यह विरोधाभास ही उसकी ताकत बन सकता है। ठीक है, कैसे? एक ओर केरल की अर्थव्यवस्था बड़े पैमानों पर प्रवासी आय यानी रेमिटेंस, ठीक है, पर निर्भर है। ठीक है, जिससे क्या है, आंतरिक उत्पादन क्षमता सीमित रहती है। ठीक है, दूसरी ओर उच्च जनसंख्या घनत्व, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और भूमि की कमी भारी उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कितना आसानी से आप ये लिख सकते हैं, जो भी मैं बताया हूँ उसी को यहाँ पे लिखना था। ठीक है, फिर भी देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी यह परिस्थितियां केरल को एक वैकल्पिक विकास मॉडल अपनाने का अवसर देती है। कौन सा मॉडल देता है वो हमें बताना है अब। तो देखिए, राज्य अपनी उच्च जो शिक्षित मानव पूंजी का उपयोग कर ज्ञान आधारित या, ठीक है, नॉलेज बेस्ड और इनोवेशन आपका संचालित, ठीक है, यानी नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था विकसित कर सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रिसिशन मेडिसिन को आपका क्या है, आयुर्वेद आधारित चिकित्सा को और मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से वैश्विक हब बनने की क्षमता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोलते हैं। इसके अतिरिक्त और भी वृद्ध होती हुई जनसंख्या, मतलब वृद्ध होती जनसंख्या को सिल्वर इकोनॉमी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे रिटायरमेंट केयर। ओके, उदाहरण बता रहा है, जैसे रिटायरमेंट केयर, आपका आपका ग्रेटरिक सर्विसेज, ठीक है, समुद्री संसाधनों के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी तथा आपका विंझिम इंटरनेशनल सीपोर्ट को लॉजिस्टिक हब बनाकर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। कितना आसानी से आप लिख सकते थे यार, जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ वही आपको लिखना था। ठीक है, देखिए आपका, हालांकि यहाँ पे निष्कर्षता आपका देना है, बताना है बाद में। हालांकि इसके इसके लिए नीति निर्माण में स्पष्टता जरूरी है, निवेश को आकर्षण करना और कौशल विकास भी आवश्यक है। अतः यहाँ पे निष्कर्ष हो गया, अतः केरल को पारंपरिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के बजाय अपनी विशिष्टताओं, जैसे आपका मानव पूंजी हो गया, जैव विविधता हो और वैश्विक संपर्क का उपयोग कर एक सतत और नवाचार आधारित विकास मॉडल को अपनाना चाहिए, जो उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सके। ठीक है, कितना आसानी से आप क्वेश्चंस आप इसे लिख सकते थे। ठीक है, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस लिखा जाता है। प्लीज़ आप लोग केयरफुली आप लोग क्वेश्चंस ध्यान से एक बार और खुद से आप पढ़ लीजिएगा मेंस का। और प्लीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, और फिर आगे देखते हैं। ये वाले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या है हमारा एमसीक्यू अब आ गया। ठीक है, वो तो आपको मैं बता दिया कि मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाता है, मेंस का आंसर। एमसीक्यू है, निम्नलिखित में कौन से कथन केरला पैराडॉक्स को सही रूप से दर्शाता है? पहला कथन, उच्च मानव विकास सूचकांक के बावजूद सीमित औद्योगिकरण, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, उच्च प्रवासी आय के बावजूद स्थानीय रोजगार की कमी, ये भी बिल्कुल सही है। विशाल भूमि उपलब्धता के कारण भारी उद्योग का विकास, नहीं, थर्ड हमारा गलत है। विशाल भूमि रहता तो हमारा स्थानीय रोजगार भी बढ़ सकता था। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रहा है, पर्यावरणीय संवेदनशीलता के कारण विकास की सीमाएं, पर्यावरणीय संवेदनशीलता के कारण विकास की सीमाएं, बिल्कुल ये 1 2 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या बोल रहा है कि रेमिटेंस इकोनॉमी से इनोवेशन इकोनॉमी की ओर संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है, तो ये हम लोग देखते हैं कथन। तो प्रिसिशन मेडिसिन और बायोटेक विकास, बिल्कुल। हैवी इंडस्ट्रियल पर जोर देना, नहीं, हैवी इंडस्ट्रियल पर जोर मुंबई और चेन्नई जैसा हमें नहीं देना है, यानी केरला को। दूसरा हमारा गलत हो गया। थर्ड आपका क्या बोल रहा है,
फिनटेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, थर्ड भी हमारा सही है। और फोर्थ क्या बोल रहा है, आयुर्वेदा का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करना चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। ओके, फोर्थ भी हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें ही है, 1, 3 और 4। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि हैवी इंडस्ट्री पर जोर नहीं देना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, बिंझिम इंटरनेशनल सी पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंझिम पोर्ट क्या है, यह एक डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, बिल्कुल सही है, ये डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है बिंजिम इंटरनेशनल पोर्ट। इसका उद्देश्य केवल घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, जब इंटरनेशनल है तो घरेलू का तो जोड़ ही नहीं देना है, इस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। थर्ड क्या है आपका, कि इसे वैश्विक लॉजिस्टिक हब हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल। तो 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा, ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां शामिल है। तो ब्लू इकोनॉमी, पहला आपका मैरिन बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल। दूसरा आपका सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, बिल्कुल। डीप सी माइनिंग, ठीक है, तो ये भी आपका है। ओके, तो यानी फोर्थ क्या है, थर्मल पावर जनरेशन। थर्मल पावर जनरेशन का यहाँ पे नहीं है, ये अलग चीज आ जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा क्या बोल रहा है हमारा, कि ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पे अफेयर्स लिखा हुआ था। ओके, यहाँ पे लग नहीं पाया। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट टू रीवैम्प फॉरेस्ट राइट सेल्स फ्रॉम वन स्टॉप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। ओके, क्या है समाचार, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, जनजातीय कार्यालय मंत्री जो है ना, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने क्या कहा कि वन अधिकार अधिनियम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पहले क्या बनाया था, पहले एक आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल बनाया था, ठीक है। अब सरकार इसी के जगह पे क्या ला रहा है ना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाने का निर्णय लिया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो इम्पोर्टेंट है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स क्या है, और एफआरए सेल क्या था। तो ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी इस मुद्दे को हम लोग बहुत बेहतरीन से समझ सकेंगे। ओके, इसका उद्देश्य जानते हैं, इसके लाने के पीछे तो नीतियों का बेहतर समन्वय लाना करना, लागत कम करना, कार्यान्वयन को तेज करना, और कुछ राज्यों में जैसे आपका उड़ीसा ने एफआरए सेल बंद करना शुरू किया है, छत्तीसगढ़ नई संरचना पर विचार कर रहा है। तो हम लोग के लिए है जो पहले हम लोग को पढ़ना है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को जानना है। वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 भारत का एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय कानून है, जिसका उद्देश्य था कि जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, आदिवासी लोग हैं और अन्य पारंपरिक निवासी, देखिए यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा, ये आप अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जाता है, जो आपको देता है कि वन अधिकार अधिनियम केवल किसके लिए, आदिवासियों के लिए या जनजातियों के लिए है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उद्देश्य जो है आदिवासी और अन्य पारंपरिक जो वन निवासियों के लिए, उनको ऐतिहासिक अधिकार दिलाना, ठीक है। तो इससे एसटी को भी मिलता है, और जो वहाँ पे पारंपरिक वन निवासी हैं उनको भी ये अधिकार मिलता है। इसके पीछे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, राइट्स एक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल से, ब्रिटिश एरा से, ठीक है, ब्रिटिश एरा से क्या है, ये काल से कानून ने क्या कहा था, ब्रिटिश काल से आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया था, ब्रिटिश लोग किया था, ताकि वो क्या कर सके, संसाधनों का दोहन कर सके, यहाँ से संसाधन को दोहन करके क्या कर सके, वो अपने फायदे के लिए यहाँ से कच्चे माल को कहाँ, आपका ब्रिटेन ले जाता था, और वहां से फिर बनी हुई वस्तुओं भारत लाता था। तो इसीलिए आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया गया था। इसी इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए हमारे जो भारत सरकार है, मतलब जो हमारे सरकार है इंडिया का, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लाया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, वन निवासियों को भूमि और संसाधनों पर अधिकार देना, वन निवासियों को भूमि पर और संसाधनों पर अधिकार देना, आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका, वन संरक्षण में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। कोई भी पॉलिसी आया, कोई अगर लॉ आ रहा है तो उसमें भागीदारी लोगों का भी बढ़ाना था, ठीक है, ताकि वो अच्छी समझ रखते हैं, ठीक है। इसमें पात्रता कौन होंगे, एलिजिबिलिटी कौन है, तो देखिए, अनुसूचित जनजाति, एसटी लोग, और क्या है, अन्य पारंपरिक वन निवासी, ठीक है।
अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट आपका जो है ना वो निवासी वो ही यहाँ पे होंगे। कम से कम 75 वर्षों से निवास कर रहा हो, तभी उनको मिलेगा ये अधिकार, ठीक है? ऐसा नहीं है, एसटी लोग को तो मिलेगा, लेकिन कम से कम 75 वर्षों से वो निवास कर रहे होंगे, तभी इनको एलिजिबिलिटी ये है। प्रमुख अधिकार क्या है? तो टाइप्स ऑफ राइट्स देख लीजिए। देखिए, पहला इसका राइट्स जो दिया जाता है इसमें व्यक्तिगत वन अधिकार दिया जाता है। मतलब इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट दिया जाता है। किसके लिए? खेती के लिए भूमि पर अधिकार, अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर, मतलब वास्तविक कब्जे के अनुसार, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा, अधिकतम जो सीमा इसको क्या दिया जाता है? 4 हेक्टेयर, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। दूसरा क्या दिया जाता है? तो दूसरा सामुदायिक वन अधिकार, यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, जंगल के संसाधनों का उपयोग करने के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपका तेंदूपत्ता हो गया, शहद हो गया, ये सब करने का अधिकार इन लोगों को दिया जाता है। थर्ड क्या है? तो जो राइट दिया जाता है सामुदायिक अधिकार, यानी कम्युनिटी राइट्स, क्या? जल हो गया, जंगल हो गया, जमीन हो गया, पर पारंपरिक उपयोग करने के लिए दिया जाता है। फोर्थ क्या दिया जाता है? तो विकास अधिकार दिया जाता है, डेवलपमेंट राइट्स, जैसे आपका स्कूल बनाने के लिए, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र आदि बनाने की अनुमति इसमें दिया जाता है, ठीक है? फिफ्थ क्या है? संरक्षण का भी अधिकार दिया जाता है, समुदाय को वन संरक्षण और प्रबंधन में भूमिका रोल अपनाने को दिया जाता है, तो इसलिए संरक्षण का अधिकार भी इनको दिया जाता है, ठीक है? अब हमारे लिए क्या है अगला जो देखते हैं, संस्थागत व्यवस्था क्या किया गया है इनके लिए। तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में भी व्यवस्था किया गया है। जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। कैसे? सब डिविजनल लेवल कमेटी जो है आपका एसडीएलसी, यानी सब डिविजनल लेवल कमेटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज, ठीक है, डीएलसी, अंतिम निर्णय जो लेगा ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ही लेगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अंतिम निर्णय लेने का कार्य करता है। इसका महत्व क्या है? तो महत्व ये है आपका कि इससे सामाजिक न्याय, आजीविका सुरक्षा, जनजातीय सशक्तिकरण और पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट गवर्नेंस बेहतर होता है, ठीक है? तो ये इसका महत्व रखता है। और चुनौती भी है इनमें, क्या है चैलेंजेस? तो दावों का धीमा निपटान, जो दावा किया जाता है, क्लेम किया जाता है, उसका धीमा निपटान होता है। कई क्लेम अस्वीकृत किया जाता है, जागरूकता की कमी है अभी भी है, प्रशासनिक बाधाएं भी आती है, वन विभाग और वर्सेस समुदाय में टकराव हमेशा होते रहता है। ओके, तो हम लोग पता चल गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है, इसके प्रावधान क्या है, और इसमें क्या खामियां हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे है कि आपका थोड़ा सा, मैं पहले आपको एक मिनट, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एफआरए सेल क्या है, उसके बाद आप लोग पीएमयू पढ़िएगा, ठीक है? जो आपका एक मिनट देखते हैं, थोड़ा सा ये से करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये देखिए क्या है आपका एफआरए सेल, यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स क्या है, क्या थे? कार्य क्या करता था? दावा जो क्लेम्स किया जाता था उसकी प्रक्रिया तेज करना इसका कार्य था। रिकॉर्ड कीपिंग और डिजिटाइजेशन करता था, ये काम था। राज्यों को अतिरिक्त मानव संसाधन देने का ये काम करता था। कौन? आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल। स्थिति क्या थी? तो देखिए, 324 जिला स्तर के 324 जिला में स्तर के मतलब जिला स्तर के सेल बनाए गए थे। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू किया गया था। तो ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसी के स्थान पर क्या लाया गया हमारा पीएमयू मॉडल। तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स जो नया मॉडल है ये क्या है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु अब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स का नया मॉडल प्रस्तावित किया गया है। यानी किसके लिए लाया गया है? तो वन अधिकार जो अधिनियम है उसको बेहतर क्रियान्वयन हेतु मतलब क्या लाया गया है के लिए आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स लाया गया है, मॉडल लाया गया। ठीक है, ये क्या है मॉडल? तो देखिए, पीएमयू जो है ना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स, एक वन स्टॉप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न योजनाओं और नीतियों की एकीकृत करना, यानी इंटीग्रेटेड करना योजना और नीतियों को, और एकीकृत क्रियान्वयन करना। ठीक है, ये काम है। दूसरा क्या है कि राज्यों और केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करवाना स्टेट और सेंटर के बीच। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना क्या है। तो देखिए, ये क्या है, राज्य स्तर पर
स्टेट लेवल पर जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो विशेषज्ञ इसमें शामिल है, लाइवलीहुड आजीविका विशेषज्ञ शामिल है, आईटी हो गया, एमआईएस विशेषज्ञ, एक सहायक टीम लीडर की तरह ये काम करेगा। उसके बाद आपका जिला स्तर पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो दो फॉरेस्ट एक्ट जो आपका सपोर्ट एक्सपर्ट यहाँ पे रहेंगे, एक आपका डेटा या आईटी विशेषज्ञ भी रहेगा। तो ये टीम बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का, तो एफआरए में मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट में के कार्यान्वयन को तेज करना, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना, विभिन्न योजनाओं का समन्वय करना, प्रशासनिक लागत को कम करना, नीति क्रियान्वयन को सरल बनाना इसका काम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुद्दे और चिंताएं क्या है, देखिए मुद्दा ये है ना ये आपका कि सकारात्मक अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आ जाता है कि आपका बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, इससे बेहतर समन्वय होगा, लागत में कमी आएगी, नीति क्रियान्वयन में तेजी आएगी। लेकिन चुनौतियां अभी भी है, राज्यों में एक भ्रम है, ठीक है, एफआरए पर फोकस कम होने का खतरा है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का विघटन भी हो सकता है। तो ये एक कहीं न कहीं चुनौतियाँ हैं। विश्लेषण करने पर क्या पता चला है, तो देखिए क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे संवेदनशील कानूनों के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ज़रूरी होता है। ये जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट मॉडल है, एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, यानी क्षमता को बढ़ा सकता है। लेकिन क्या है यहाँ पे, वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल कॉम्प्लेक्सिटी को नज़रअंदाज कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं इसका खामियाँ हैं। और ख़ासकर आदिवासी क्षेत्र में क्या है, स्थानीय ज़रूरतें अलग होती है, इसलिए डिसेंट्रलाइज़्ड अप्रोच बेहतर होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हमारे लिए क्या है, एमसीक्यू है यहाँ पे। एमसीक्यू हम लोग देखते हैं क्या है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह अधिनियम जो है केवल अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है। ऐसा नहीं, मैं आपको पीछे भी बताया था कि ये जो पारंपरिक जो वन निवासी है ना, उनके लिए भी ये लागू होता है और 75 वर्ष तक मतलब यहाँ पे वन निवास होना चाहिए, तभी उनको मिलता है ये अधिकार। ग्राम सभा को वन अधिकारों की मान्यता में महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिनियम सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही बात है। तो यानी 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स, जिसको ओटीएफडी कहा जाता है, यानी आपका अन्य पारंपरिक जो है वन निवासी हैं, उनके लिए पात्रता की क्या शर्त है, तो ये कम से कम आपका 75 वर्षों तक निवास ये करना चाहिए, तभी उनको मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और थर्ड है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत अंतिम अधिकार मान्यता यानी फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दी जाती है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। यहाँ पे आपको फंसा दिया जा सकता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत अंतिम अधिकार मान्यता किसके द्वारा दिया, तो हम लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन रहेगा ना, तो या तो हम लोग राज्य सरकार के ऊपर जाएंगे या तो ग्राम सभा के ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कौन लेता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी लेता है। ओके, अगला प्रश्न है क्या हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत दिए गए हैं, तो कौन सा, आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर स्वामित्व, बिल्कुल फर्स्ट हमारा सही है। वन भूमि पर कृषि करने का अधिकार, ये भी आपका सही है। वन भूमि का व्यावसायिक खनन, नहीं व्यावसायिक खनन नहीं है यहाँ पे, तो थर्ड हमारा गलत है। सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन, फोर्थ हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगले मुद्दे पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, नेवी बूस्ट्स एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी विथ आईएनएस अंजदीप, ठीक है, अंजदीप क्या है, समाचार में क्यों है अंजदीप, ये भारतीय नौसेना ने आईएनएस अंजदीप यानी एंटी सब मैरिन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को कमीशन किया है, ठीक है, इसे चेन्नई पोर्ट में शामिल कर लिया गया है नेवी ने। ओके, तो हम लोग ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आईएनएस अंजदीप, ठीक है, अंजदीप। अंजदीप क्या है, आईएनएस अंजदीप भारतीय नौसेना का एक आधुनिक, ठीक है, मॉडर्न एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, यानी एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी है, ठीक है, जिसे हाल ही में सेवा में शामिल किया गया है।
कमीशनिंग का स्थान मतलब कहाँ कमीशन किया गया है, तो चेन्नई पोर्ट में शामिल किया गया है। लंबाई कितना है इसका, ये आपका आईएनएस अंजदीप का, तो लगभग आपका 77 मीटर लंबा है। ठीक है। निर्माण किसने किया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और प्रकार कैसा है, तो सैलो बैटर एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके ये आपकी विशेषताएं हैं और ये इसका जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। और यह यहाँ प्रमुख विशेषताएं क्या है इनकी, तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, उन्नत सोनार सिस्टम इसमें लगा हुआ है पनडुब्बी पहचाने का, उन्नत सोनार सिस्टम से। लाइट वेट टॉर्पीडोस इस पर लगा हुआ है। एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगा हुआ है। कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इस पर लगाया गया है। यह जहाज विशेष रूप से उथले समुद्री क्षेत्रों में यानी लिटोरल वाटर्स में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। क्या कार्य करेगा ये, तो देखिए, दुश्मन पनडुब्बियों को पता लगाएगा और नष्ट करेगा। ठीक है। कोस्टल सर्विलांस करेगा यानी तटीय आपका निगरानी करेगा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाएगा। लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस को भी ये कंडक्ट करेगा। ओके। एंटी आईएनएस अंजदीप। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आए दिन बहुत सारे मतलब न्यूज में आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और आपका इसका रणनीतिक महत्व क्या है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, तो ये देखिए, समुद्री सुरक्षा इससे होगा। भारत की लंबी तटरेखा है, लगभग आपका 7500 से भी अधिक है। तो आप लोग बताइएगा कि एग्जैक्ट तटरेखा कितना है भारत का, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। तटरेखा भारत की कितने तटरेखा की लंबाई एग्जैक्ट कितना है, ठीक है, तो ये आप बताइएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी करेगा। दूसरा क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को ये क्षमता को बढ़ाएगा। बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों जैसे विशेषकर इंडो पैसिफिक का जवाब ये दे सकता है। और थर्ड क्या है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बढ़ाता है। स्वदेशी डिजाइन है और निर्माण है। मेक इन इंडिया को भी ये बढ़ावा देता है। ओके। अब ये हमारे लिए क्या है कि देखिए, आईएनएस अंजदीप तो पढ़ लिए, लेकिन इसमें एक बात आया था, एंटी सबमरीन वाटर शैलो वाटर क्राफ्ट, ये क्या होता है। देखिए क्या होता है, ASW ये एंटी सबमरीन वारफेयर पनडुब्बी रोधी होता है। ठीक है। ASW मतलब क्या हुआ, एंटी सबमरीन वारफेयर यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध। ओके, तो ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है। और शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब होता है उथले पानी में संचालन करने वाला जहाज। ओके, तो यहीं पे ये बता रहा है कि ऐसे विशेष नौसैनिक जहाज होते हैं जिन्हें उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना और उसको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसी को बोला जाता है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। हाल ही में भारत ने नौसेना के ने इस श्रेणी यही श्रेणी इसी का सीरीज है ASW से INS अंजदीप को शामिल किया है। ये जहाज खास तौर पर उन क्षेत्रों में काम करता है जहां पानी जो होता है कम गहरा हो। ठीक है, गहराई बहुत कम हो, वहाँ पे काम करता है। सोनार डिटेक्शन कठिन होता है वहाँ पे, जहाँ पे ये कार्य करता है। दुश्मन पनडुब्बियाँ छिप सकती हैं, वहाँ पे ये कार्य करता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें एडवांस सोनार सिस्टम लगा होता है जो पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए उपयोगी होता है। लाइट वेट टॉर्पीडो जो लक्ष्य को नष्ट करने के लिए लगाया जाता है। एंटी सबमरीन रॉकेट्स लगाया जाता है। कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उच्च मैन्यूवरेबिलिटी मतलब तेजी से दिशा बदलने की इसमें क्षमता होती है। रोल क्या है उनका, तो पनडुब्बियों को पता लगाकर ट्रैक कर कर और नष्ट करता है। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। समुद्री निगरानी करता है। वही सर्च एंड रेस्क्यू लो इंटेंसिटी में जो भी मैं INS अंजदीप के बारे में बताया, क्योंकि उसी का ये सीरीज है। रणनीतिक महत्व भी वही है। तटीय सुरक्षा जैसे भारत की लंबी सेम ही आया है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके। अब इसके हम लोग को क्या पढ़ना है, आपका MCQ देखना है। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वाटर सॉरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है, इन्हें मुख्यतः गहरे समुद्री क्षेत्रों में यानी डीप सी में संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, डीप सी के लिए नहीं, ये आपका कम गहरे क्षेत्र में भी ये काम करता है। ये उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों को पता लगाकर नष्ट करता है। बिल्कुल सही है। इनमें सोनार सिस्टम, टॉर्बिडो और एंटी सबमरीन रॉकेट जैसे उपकरण होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला
कि निम्नलिखित में कौन सा ASW यानी एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन में उपयोग किए जाते हैं? क्या सोनार किया जाता है, टॉर्पेडो किया जाता है, आपका बैलिस्टिक डेप्थ चार्जेस किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल आपका क्या किया जाता है? तो ये आपका ये आप आंसर बताइएगा, ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क नहीं आप लोग को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो मैं बता दूँगा, ओके? आप लोग बताइएगा, आज आज आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आईएनएस अंजदीप किस प्रकार का पोत है? तो ये किस प्रकार का है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, ओके? तो ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अंजदीप का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले मुद्दे पे चलते हैं, क्या बोल रहा है? प्रेसिडेंट अंडरटेक्स स्टोरी स्टोरी इन प्रचंड। क्या है? भारत की जो राष्ट्रपति जो हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, ये कहाँ गए हैं? राजस्थान के जैसलमेर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो आपका HAL प्रचंड जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरे हैं, ठीक है? तो ये इसलिए न्यूज में आया है प्रचंड। ये घटना भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सैन्य तकनीकों की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है, ठीक है? घटना के मुख्य बिंदु क्या है? तो मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो मेन पॉइंट जो है हमारा क्या है कि स्थान क्या है? जैसलमेर, ठीक है? राजस्थान में हुआ। और आपका क्या है कि उड़ान जो है आपका अवधि लगभग आपका 25 मिनट, ठीक है? उड़ान अवधि क्या है? 25 मिनट। क्या है मार्ग? ये क्या है कि गड़ीसर झील और जैसलमेर किला के रास्ते क्या है? विशेष प्रदर्शन, टैंक लक्ष्य पर स्ट्राइक यानी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी डिमोन्स्ट्रेशन ये दर्शाया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो इम्पोर्टेंट था ही कि कहाँ पे ये किया गया है और कितने देर तक किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जगह का नाम भी पूछ लेता है, ठीक है? और कौन गए हैं उनके बारे में भी जरूरी याद रखिएगा। प्रचंड क्यों न्यूज में था? तो ये हम लोग चले गए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रचंड। प्रचंड हेलीकॉप्टर जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर है, ठीक है? तो ये आप जानिएगा, जिसे विशेष रूप से उच्च ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध के लिए विकसित किया गया है। तो ये क्या करेगा? आप याद रखिएगा, इसका किस लिए विकसित किया गया है? तो उच्च ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध के लिए ये विकसित किया गया। किसको? HAL प्रचंड, ठीक है? जो एक क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है? विकास किसने किया है? तो इसका डेवलपमेंट तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। शुरू कब हुआ था इसका विकास? 2000 के दशक में शुरू हुआ था। और ये कौन कौन बल में शामिल है? तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में, और थल सेना आर्मी एविएशन में भी इसे शामिल किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषताएं जब हम देखते हैं तो ये कॉम्बैट जो कैपेबिलिटी इसका बहुत अच्छा है। जैसे आपका टैंक हो गया, बंकर हो गया, दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में ये सक्षम है, ठीक है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट्स और गन इसमें लगे होते हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है? हाई एल्टीट्यूड ये ऑपरेशन करने में सक्षम है। 5000 मीटर से अधिक, सोच लीजिए 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह संचालन होता है। सियाचिन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है जैसे क्षेत्रों के लिए ये बेहतर उपयुक्त माने जाते हैं, ठीक है? ओके, तो ये होगा बेहतर उपयुक्त होगा। और थर्ड क्या है? स्टेल्थ और एगिलिटी यानी कम रडार सिग्नेचर, तेज और फुर्तीला ये काम करेगा। और फोर्थ क्या है? एडवांस सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जैसे आधुनिक एवियोनिक्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसमें काम करता है, नाइट कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी भी है इसमें, ठीक है? अब इसका रणनीतिक महत्व हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, चीन सीमा पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की आत्मनिर्भरता पहल को ये मजबूती प्रदान करता है। विदेशी हेलीकॉप्टर पर निर्भरता को कम करेगा और इससे क्या होगा कि आर्थिक रूप से जो हम लोग निर्भर हैं हमारा, और प्लस में जियो पॉलिटिक जो टेंशन हो रहा है आजकल, उससे कहीं ना कहीं हम लोग उभर सकते हैं ये इस तरीके से स्वदेशी से। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? तो देखिए, एंटी सबमरीन नहीं है ये, पहले आप याद रखिएगा, ये एंटी सबमरीन में नहीं उपयोग होगा। देखिए, एंटी टैक, क्लोज एयर सपोर्ट, रिकोनेसेंस, आपका सर्च एंड रेस्क्यू में आपका किया जा सकता है। ओके, अगला क्या है? रणनीतिक महत्व इसका।
तो रणनीतिक महत्व हम लोग देखते हैं तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन की सफलता है, और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर जो कैपेबिलिटी को ये दर्शाता है। ये वही है, मनोबल और प्रतीकात्मक महत्व है, राष्ट्रपति द्वारा उड़ान, सेना और प्रति तकनीक पर भरोसा बढ़ा। ओके, अब ये हमारे लिए क्या है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, प्रचंड हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि यह केवल नौसेना के लिए विकसित किया गया नहीं, इसमें आर्मी भी अपना किया है, इसलिए दूसरा हमारा गलत हो गया। थर्ड क्या है, यह उच्च ऊंचाई पर युद्ध के लिए सक्षम है, तो ये बिल्कुल सही है। एक और तीन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या, कि प्रचंड हेलीकॉप्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक स्वदेशी यानी लाइट कॉम्बैक्ट, बिल्कुल यह केवल नौसेना, वही आ गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला, जो यहाँ पे मैं आपका लगता है यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए न्यूज क्या है, नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन शांति एक्ट पेटिशन। क्या है इसमें, तो ये अब हम लोग देखते हैं। हाल ही में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शांति एक्ट से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टीज के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुद्दा क्या था, तो शांति एक्ट जो प्रस्तावित अभी है राज्य कानून का उद्देश्य क्या है, आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, याचिकाकर्ता की चिंता क्या है, तो कानून का दुरुपयोग हो सकता है, ये पिटीशन कह रहा है। पिटीशनर व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 21 को प्रभावित कर सकती है, बिना पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा के गिरफ्तारी और कार्यवाही इसमें हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि शांति एक्ट है क्या। देखिए शांति एक्ट जो है ना, संदर्भित विधेयक या कानून है, एक सुरक्षा केंद्रित कानून है जिसका उद्देश्य क्या है कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। उग्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, संगठित हिंसा पर इनका नियंत्रण करने का ये कार्य करेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका काम है। प्रमुख प्रावधान क्या है, एक्सपेक्टेड फीचर्स है, अभी पूरे तरीके से ये नहीं आया है। ठीक है, हालांकि इसके विस्तृत प्रावधान राज्य प्रस्ताव के अनुसार बदल सकते हैं। समानता ऐसे कानून में क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निरोधात्मक गिरफ्तारी होता है। पुलिस प्रशासन को विशेष शक्तियां मिलती है, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करता है, त्वरित कार्रवाई हेतु ये विशेष तंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है इस पर, तो कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा भी जरूरी है लेकिन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। राज्य को निर्देश दिया है कि कानून का उपयोग संविधान के दायरे में हो, मनमानी कार्रवाई से बचा जाए। संवैधानिक आयाम क्या है, तो संबंधित अनुच्छेद 21 जो है हमारा क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। ठीक है, अब विश्लेषण इसका किया जाएगा तो क्या है कि मतलब भारत में अक्सर सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का टकराव होता है, सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी का टकराव हमेशा होता है। जैसे वापा कानून हो गया, आपसपा कानून हो गया, पर भी बहस होते रहता है। न्यायपालिका की भूमिका क्या है, चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित करना इसका भूमिका है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू है इस मुद्दे पे, कोई खास मुद्दा था नहीं यहाँ पे। शांति एक्ट विवाद किस मुद्दे से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता पे। ओके, अगला चलते हैं, क्या है हमारा आगे, कि न्यू जीडीपी सीरीज अपडेट फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ टू कितना बढ़ाया है, 7.6%। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2026 जो जीडीपी ग्रोथ है नई श्रृंखला के अनुसार क्या है, जो अनुमानित जो वृद्धि दर है हमारा 7.6% है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना अनुमानित किया गया है, तो 7.6%, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहले के आंकड़ों की तुलना में ये अपडेट एस्टिमेट यानी रिवाइज था, एस्टिमेट है। संकेत क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है, यानी नई जीडीपी श्रृंखला यानी न्यू जीडीपी सीरीज क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए नई जीडीपी सीरीज का मतलब है कि आधार वर्ष जो है में बदलाव आएगा। अभी कितना है, 2011-12 है, और जो बदलाव होने वाला है वो आपका 2017-18 होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आधार वर्ष में बदलाव होगा।
डेटा संग्रह और गणना पद्धति में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था के नए सेक्टरों को बेहतर कैप्चर करेगा। ओके, उद्देश्य क्या है? तो अधिक एक्यूरेट और रियलिस्टिक जो इकोनॉमिक पिक्चर देना, इनफॉर्मल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी को शामिल करने का ये उद्देश्य है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है हमारा कि सेक्टर आधारित संकेत क्या है? ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर क्या कौन है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से वृद्धि कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा तेजी से वृद्धि कर रहा है, और सर्विस सेक्टर हमारा लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन में सुधार आया है। चिंता के क्षेत्र क्या है? तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, कृषि क्षेत्र में स्लोडाउन अभी भी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जैसे आपका ऑयल प्राइजेस बढ़ जाना, जियो पॉलिटिक टेंशन हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं आपका ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है। ओके, विश्लेषण अगर किया जाए तो सकारात्मक पहलू इसका क्या है? तो 7.6% जो ग्रोथ है रेट है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में आता है। और स्ट्रक्चर रिफॉर्म का असर, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो गया, इंफ्रा पुश हो गया, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। डोमेस्टिक डिमांड मजबूत हुए है, लेकिन चुनौतियां क्या है कि रूरल जो डिस्ट्रेस अभी भी है, यानी कृषि स्लोडाउन है, तो इस पे कृषि पे ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। जॉबलेस ग्रोथ की आशंका है और ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा भी यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ओके, जीडीपी क्या होता है? अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है? जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देखिए क्या है ना, किसी देश, मान लिया जाए इस देश में किसी देश की सीमा, ये देश की सीमा है, ठीक है, ये देश की सीमा है, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये देश का सीमा है, कि अंदर एक निश्चित समय, मान लिया जाए कि निश्चित समय 1 वर्ष हो गया, ठीक है, आमतौर पर एक ही वर्ष लिया जाता है। उत्पादित जो भी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी क्या मतलब, मान लेते हैं 10 आपका उत्पादित वस्तु हुआ और 10 आपका सेवा हुआ, ये अंदर, ठीक है। बाहर क्या हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, इसको नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ये जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना जीडीपी हमारा आ गया, मौद्रिक मूल्य यानी 20, ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी कहलाया, ठीक है। तो ये आसानी भाषा में समझिए, यानी किसी देश की सीमा के अंदर एक निश्चित समय में आमतौर पर जो 1 वर्ष कहा जाता है में उत्पादित सभी अंतिम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है। अगर 10 रुपया अगर आ रहा है आपको वस्तु से, प्लस आपका 20 रुपया अगर आ रहा है आपका सर्विस से, जो कुल अंतिम, ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, 30, आपका जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। यह किसी देश की आर्थिक सेहत यानी इकोनॉमिक हेल्थ मापने का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है, कौन, आपका जीडीपी। ओके, जीडीपी के मापने के तरीके अलग अलग होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। जैसे देखिए, एक उत्पादन विधि होता है, नेम प्रोडक्शन मेथड होता है, कुल उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, ये तीनों क्षेत्र का कुल उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आय विधि, इनकम इनकम मेथड, जिससे मतलब सभी का आय का योग, मान लिया कि 10% इसमें हुआ, 30 इतना हुआ, ये हुआ, मतलब जितना भी होगा उनका कुल योग, ठीक है, कहाँ कहाँ से आय आया है। जैसे आपका देख लीजिए, वेतन से कितना आया आया आय हुआ है, लाभ कितना हुआ है, किराया कितना हुआ, ब्याज कितना, ये सभी चीज़ों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी में अक्सर ये पूछा जाता है, मैं ये भी लगा दिया हूँ। और देखिए, आपको जो ये पूछा जाएगा ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ याद रखिए या ना रखिए, जीडीपी अगर कोई भी पूछे तो ये आप जरूर याद रखिएगा। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, सी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंजप्शन, यानी कितना गवर्नमेंट उपभोग किया और आपका कितना इन्वेस्ट किया गया, निवेश किया कितना किया गया है, और कंजप्शन कितना, उपभोग किया कितना गया, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर किया है, यानी गवर्नमेंट का यहाँ पे कितना खर्च किया है, ये जोड़ा जाएगा। फिर प्लस में क्या जाएगा, कितना एक्सपोर्ट हुआ है और उसमें से कितना इम्पोर्ट हुआ है, तो वो माइनस करके आप निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि कंजप्शन का हमारा है आपका 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया यहाँ पे है, ठीक है। प्लस में आपको क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 10 रुपया किया है। गवर्नमेंट खर्च कितना कर दिया है आपका, 30 रुपया कर दिया है, ठीक है। और आपका एक्सपोर्ट प्लस आपको एक्सपोर्ट कितना है आपका, 40 रुपया है। और आप इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, 10 रुपया का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस आपका यहाँ पे 30, यानी कितना हमारा जीडीपी निकल जाएगा, 20 10 30, ठीक है, 20 10 30, यानी 30 30 60 30 90।
90 हमारा जीडीपी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। तो ये याद रखिएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। जीडीपी के प्रकार, तो एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के साथ जैसे वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है, ठीक है, ये वर्तमान कीमतों पर, जैसे इन्फ्लेशन का असर इसमें शामिल होता है, कितना मतलब अभी कितना कीमत है उस पर ये नॉमिनल जीडीपी मापा जाता है। रियल जीडीपी क्या होता है, स्थिर कीमतों पर, जैसे बेस ईयर 2011-12 है, इस पे मापा जाएगा, ठीक है, 11-12 पर। और जो प्रस्तावित है ना, ये भी आप याद रखिएगा, 17-18 पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरीके से। ओके, असली ग्रोथ बताता है, यूपीएससी में ये भी ज़्यादा पूछा जाता है कि बेस ईयर के बारे में, ठीक है, यानी रियल जीडीपी के बारे में। अब हमारा क्या है कि जीडीपी वर्सेस जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि देश के अंदर जीडीपी क्या है, देश के अंदर उत्पादन, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन, यानी देश में तो है ही, प्लस उसमें बाहर विदेश में भी कितना, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेमिटेंस के बारे में, तो उसको भी शामिल किया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। जीडीपी के लिमिटेशन क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो सीमाएं क्या है, तो इनकम इनइक्वलिटी नहीं दिखाता है, मतलब इनकम जो आय असमानता को ये नहीं दर्शाता है, पर्यावरणीय नुकसान को इग्नोर करता है, ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमिक पूरी तरह से कैप्चर नहीं करता है, लोगों की वेलबींग या हैप्पीनेस नहीं बताता है। तो ये इनकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है जीडीपी के। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसका एमसीक्यू। देखिए, भारत में जीडीपी बेस ईयर को संशोधित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो पहला कि मुद्रास्फीति के प्रभावों को हटाना, ऐसा नहीं है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बदलावों को शामिल करना, ठीक है, तो ये सही है आपका, और अंतर्राष्ट्रीय तुलना को आसान बनाना, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि भारत में वर्तमान जीडीपी जो बेस ईयर है आधिकारिक क्या है, तो ये आपका कौन सा है, 2011-12, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है कि जीडीपी बेस ईयर को तय करने और संशोधित करने के लिए भारत में कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एनएसओ, ठीक है। तो यह बात आप याद रखिएगा। क्या है यहाँ पे निम्नलिखित जो है, ऑप्शन देखिए क्या है, बोल रहा है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन, नया प्रस्तावित जीडीपी बेस ईयर 2017-18 है, बिल्कुल सही है। 2017-18 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है, नहीं अभी लागू नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि जीडीपी बेस ईयर को तय करने और संशोधित करने के लिए भारत में कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ये है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं नहीं, ऐसा नहीं है, वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होता है। इसमें दोहरी गणना से बचा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या अंतर है। तो देखिए, रियल जीडीपी स्थिर कीमतों पर आधारित होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जीडीपी का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा, एनएसओ द्वारा, तो एनएसओ आप याद रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के व्यय यानी एक्सपेंडिचर विधि में निम्न में से क्या शामिल है। तो देखिए, निजी उपभोग व्यय, ठीक है, ये भी शामिल है, सरकारी व्यय ये भी शामिल है, निर्यात आयात ये भी शामिल है, तो यानी तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी ये आप याद रखिएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, ठीक है, एक्स माइनस एम। ओके, तो ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला होता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। अब क्या है, अगला जो है हमारा मुद्दा कि लड़की बहन जो ग्रांट पुटिंग स्केल स्ट्रेन ऑन अदर डेप्ट बट विल कंटिन्यू, मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है, क्या बोला है समाचार। गणेश नाइक महाराष्ट्र के वन मंत्री हैं, ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना बंद नहीं होगा, भले ही इससे इससे सरकारी बजट पर दबाव पड़ रहा होगा। क्यों भाई, इस योजना के तहत योग्य महिलाएं को प्रति माह 1500 रुपया दिया जाता है। सतेज पाटिल ने कोल्हापुर के जंगल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति उठाई थी। सरकार ने समाधान के लिए वन निगम की टिक यानी कि संपत्ति को गिरवी रखकर 6000 करोड़ रुपए का लोन लेने का प्रस्ताव रखा है।
फंड का उपयोग कहाँ होगा? तो ग्रामीण सड़कों के निर्माण में, वन क्षेत्रों से लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, मानव वन्यजीव संघर्ष कम किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं था, ये हमारे लिए योजना इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना। ठीक है, तो क्या है? महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना। दूसरा क्या है? कि गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ओके, और थर्ड क्या है? परिवार में महिलाओं का निर्णय क्षमता जो नहीं ले पाते हैं आर्थिक मजबूती ना होने के कारण, तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को भी मजबूत करेगा, इसलिए इसका उद्देश्य बनता है। वित्तीय सहायता क्या है? तो पात्र जो महिला होंगे, एलिजिबल जो महिला होंगे, उनको 1500 रुपया प्रति माह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। ओके, सीधे उनके खाता में। पात्रता कौन है? सामान्य तो महाराष्ट्र की निवासी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप महाराष्ट्र का निवासी हो। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, और आय और अन्य सामाजिक मानदंड जैसे राज्य द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उनके में अंडर में आना चाहिए। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो इसमें देखिए क्या होगा, ये लागू करने से सामाजिक कल्याण बनाम वित्तीय दबाव बढ़ता है। तो यह मामला दिखाता है कि लोक लुभावन योजना जो होता है, पॉपुलिस्ट स्कीम, राजकोषीय अनुशासन यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन के बीच संतुलन कितना कठिन है। ठीक है, दूसरा क्या है? महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा देना। थर्ड क्या है हमारा? जनजातीय और वन क्षेत्र की समस्या है, जैसे आपका धांगर और आदिवासी बस्तियों में सड़क की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का अभी भी वहाँ अभाव है। फोर्थ क्या है अब हमारा? तो मानव वन्य जीव संघर्ष है, ह्यूमन वाइल्ड का लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है। समाधान क्या है? कि पुनर्वास किया जाए, वैकल्पिक आजीविका उनको प्रदान किया जाए। ओके, पांचवा क्या है? नवाचार और वित्त पोषण, जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग किया जाए। टिक को कोलेटरल बनाकर लोन लेना, यह एक उदाहरण है आपका एसेट मोनेटाइजेशन करना, पब्लिक फाइनेंस इनोवेशन करना। ओके, तो ये दर्शाता है। सकारात्मक इसका पक्ष से देखा जाए तो क्या है? तो देखिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता हो आएगा, वन क्षेत्र में विकास और संघर्ष समाधान होगा, चुनौतियां राजकोषीय घाटा दबाव बढ़ सकता है जो बात कहा गया है, अन्य विभागों की योजना भी इससे प्रभावित होगी, पुनर्वास में सामाजिक आर्थिक कठिनाइयां आएगी। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है हमारा? इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही है। थर्ड, इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाले मासिक सहायता कितनी है? तो 1500 रुपये है मासिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो कथन गलत है ना, कि ये आपका केंद्र सरकार की योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार की ये योजना है। अगला जो है, ये छोटा सा था ऐसे ही, मतलब मतलब पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ था, तो थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट सबको रहता है कि क्या हो रहा है। तो पाक बॉम्ब्स काबुल, ठीक है, डिक्लेयर्स ओपन बार, ये डिक्लेयर कर दिया कौन? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किया है। ओके, क्यों किया है? तो यह 2021 में तालिबान जो के सत्ते में आने के बाद सबसे बड़ा हमला था। दोनों देशों के संबंध हाल के महीनों में काफ़ी खराब हो गए हैं। कारण क्या है संघर्ष के कारण? तो जो आपका जो है ना, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। ठीक है, सीमा विवाद और हिंसा रहा है। अक्टूबर में सीमा झड़प में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। कई सीमा चौकियां बंद हो चुकी हैं इनका। वर्तमान स्थिति क्या है? तो करंट सिचुएशन देख लीजिए क्या है। पाकिस्तान ने ओपन वार जैसी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री वहाँ का जो ख्वाजा
ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने दिया है। अफ़गानिस्तान ने बातचीत की अपील की है और इसमें मध्यस्थता का प्रयास जो किया गया है, जैसे मीडिएशन के पर एफर्ट्स जो लगाया गया। कतर और तुर्की ने सीज़ फायर जो संघर्ष जो युद्ध विराम करवाया था, जो असफल रहा था। सऊदी अरबिया ने भी हस्तक्षेप कर सैनिक की रिहाई करवाई थी और ईरान ने डायलॉग फैसिलिटेशन की पेशकश की है। चाइना ने भी शांति की अपील की है। तो ये मध्यस्थता का प्रयास किया जा रहा है। अब इससे क्या है कि थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि भारत का पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है? अगर ये हमला होता है तो। सुरक्षा चुनौतियाँ जैसे सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। तहरीक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और अन्य आतंकी समूह की गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान अस्थिर इनस्टेबिलिटी को डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसा कर सकता है। भारत में विशेषकर जो कश्मीर है उसमें गतिविधियां ये बढ़ा सकता है पाकिस्तान। तो ये डर है। रणनीतिक अवसर भी प्रदान कर रहा है ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। कैसे? पाकिस्तान का ध्यान पश्चिमी सीमा पर बंटने से क्या होगा ना कि भारत पर दबाव कम हो सकता है। भारत को सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी और डिप्लोमेसी बढ़ाने का मौका भी यानी अवसर ये प्रदान कर रहा है। थर्ड क्या है? कूटनीतिक भूमिका यानी डिप्लोमेटिक रोल। भारत हिस्टोरिकल अफगानिस्तान में डेवलपमेंट पार्टनर रहा है अभी तक। अब वर्तमान स्थिति में भारत न्यूट्रल रहा है और ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट की नीति अपनाते रहा है। इंडिया को बैलेंसिंग करनी पड़ती है क्योंकि तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दिया गया है। ओके। फोर्थ क्या हो सकता है? कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है पर असर आ सकता है। जैसे इनस्टेबिलिटी से प्रोजेक्ट जैसे चाबहार पोर्ट हो गया और INSTC को प्रभावित हो सकते हैं। अफगानिस्तान रूट जो अनसेफ होने से क्या होगा? ट्रेड रूट्स भी बाधित हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। पांचवा क्या है? क्षेत्रीय अस्थिरता भी आ सकता है। ईरान, चाइना, सऊदी जैसे देशों की इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया और वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स बनती है। इससे क्या है कि इंडिया को ये फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग और चैलेंजिंग हो जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज थोड़ा लंबा था क्योंकि मुद्दा बहुत सारे थे, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता था। और लास्ट में ये लगाने के पीछे ये रीज़न है कि कैसे चुनौतियां अवसर प्रदान करते हैं, तो हमें ये फॉरेन पॉलिसी इसी तरीके से अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा हमारा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और हमारे 4 जो फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं उनमें आप शामिल होइए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।